क्योंकि जब ये नौजवान सड़क पे जाएगा, और ये किसी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, छात्र हैं, और जब कल कहीं पुलिस इनके साथ सख्ती पेश करेगी तो ये भी चुप नहीं रहेगा। तो आप मंच के लोग कोशिश करना कि बच्चे यहीं रहे, यहाँ से ना जाए, और यहीं से आप सरकार से वार्ता करना कि आपकी मांग को माना जाए। लेकिन जब 11:15 बजे के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे निकल आए हैं, तो मुझे लगा कि अब चैन से बैठना ठीक नहीं। तो गाड़ियाँ पूरी जाम थी, गाड़ी छोड़ के हम लोग वहाँ गए, हेडक्वार्टर से निकल के, और जहाँ जहाँ लाठीचार्ज होता उन बच्चों के बीच में गए। पुलिस और उन बच्चों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए। पुलिस से कहा कि ये नौजवानों को, देश के भविष्य को, युवाओं कुचल के आप विरोध को रोक नहीं सकते, तो लाठी मत चलाओ। और बच्चों से भी मांग की कि वो शांतिप्रिय तरीके से बैठे रहें, आगे ना जाएं। आप आगे हैं, आपकी उपस्थिति सरकार के लिए चैलेंज है, सरकार उसको सुनेगी। दिल्ली है, देश का दिल है, कनॉट पैलेस और तमाम पूरी जगह सब मंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ रहते हैं, शिक्षा मंत्री भी यहाँ रहते हैं, जिनके इस्तीफे के लिए आप आए हो। तो आप बैठ जाओ, और आपके 2-4 घंटे शांतिपूर्वक बैठने से ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, सरकार ने वार्ता शुरू की। यही वार्ता अगर सरकार 1 हफ्ते पहले कर लेती तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती जो बनी। रात हो गई, हम लोगों को जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं ऑफिस गया अपने, और मैंने वो वीडियो देखी जिसमें बच्चियों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, मैंने वहां तो देखा प्रोटेस्ट में कई बच्चों के सर फटे हुए, कहीं पैर पे चोट लगी हुई। मैंने बच्चों को भी सख्त रूप से कहा कि जब आप घर से चले तो तय करके चले थे ना कि भाई चोट, लाठी भी लग सकती है। आप तो ये भी कह रहे थे गोली खाएंगे, अधिकार लेंगे, तो अब मत घबराओ, लाठी लग गई तो बैठ जाओ। पहले तय करो कि लाठी की लड़ाई लड़े या जिस अधिकार की रक्षा के लिए आप आए उसकी लड़ाई लड़े। बच्चों ने तो बात मानी, पुलिस के कई अधिकारियों ने गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए। जानबूझ के दौड़ती हुई बच्चियों को, क्या शब्दों में बयां करूं, किस तरह से लाठियां मारी गई। भीड़ जहां जगह नहीं है, 10-100 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां 2000 बच्चे खड़े हैं, और आप उन पर जबर डंडा चला रहे हैं। भगदड़ मच जाए, कितने बच्चों की जान जाएगी। क्या रवैया था, किसके कहे पे हुआ, क्यों हुआ? क्या ये बाहर के लोग थे? क्या ये भारतीय युवा नहीं थे, भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या टैक्स नहीं देते हैं? तो इसलिए उस दर्द ने मुझे मजबूर किया कि अब क्या, रात में सोया जाए, लड़ा जाए। तो मुझे लगा कि लड़ा जाए, तो लड़ा जाए तो कहाँ? वहीं जहां देश का संविधान लिखा गया है, वहीं जहां देश की सर्वोच्च शक्ति है, वहीं जहां कानून बनते हैं, वहीं जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जाना है संसद, तो वो तो नहीं आ सकते। लेकिन मैं तो एक चुना हुआ सांसद हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैं रात में 11 बजे गया, बारिश हो रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, बच्चों का के साथ हुआ वो अन्याय दिख रहा था। तो मैं जाके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए वो और वो संविधान सर्वशक्तिमान है, तो मैं वहाँ बैठ गया। कुछ ही देर में बाद स्पीकर सर से गई और मेरे पास आग्रह आया कि आप सुबह बैठ जाना। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जवाब बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा अंतर्मन रो रहा है। जिस तरह की हिंसा हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, वो भी अपने ही देश के युवा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। कितनी ऐसी वीडियो देखोगे, आरएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान किस तरह पीट रहे थे जानवरों की तरह निर्दोष निहत्थे बच्चों को। उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो तो अपना अधिकार मांगने आए थे। शायद वो कभी किसी प्रोटेस्ट में गए हों। मैं बैठ गया और रात भर बैठा रहा, बारिश होती रही, सुबह हुई। मैं बैठा भी इसलिए था कि बाहर बैठूंगा तो उठ के जाऊंगा, लोग कहेंगे प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ बैठा हूं तो लोकसभा का सत्र जब चलेगा तो अपनी बात को कहने वहां भी चला जाऊंगा। वो मेरे लिए आसान, 2 गैलरी पार करनी पड़ती है और वो संसद का अपना जो है प्रांगण आ जाता है जहां लोकसभा है। तो जब लोकसभा चलेगी तो वहां जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, जब नहीं चलेगी तो आके धरने बैठ जाऊंगा।
मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक एक चीज़ की अहमियत समझता हूँ। मैं जाके जंतर मंतर में बैठ सकता था, लेकिन मैं जंतर मंतर से गाड़ी लेके इधर को जाता हाउस की तरफ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते। तय व्यवस्था होती तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं दूसरे का इंतजार क्यों करूँ, मैं भी तो एक युवा हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी, मैं भी तो तनख्वाह लेता हूँ, मैंने भी तो शपथ ली है संविधान की, तो मैं क्यों ना करूँ इस काम को। भाई ये तो चाहती ना हर माह शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर जी पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी है। तो दूसरों से क्यों उम्मीद करें। उन युवाओं ने तो पढ़ाई लिखाई करने का उनका काम है, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बैठती है। हम तो ये जो है इस बात की जिम्मेदारी लेके हमने पार्टियां दल बनाए, तो हम इस काम करेंगे। तो मैं बैठ गया, एक रात गुजरी, एक दिन गुजरा, फिर एक और रात गुजरी, फिर एक और दिन आया। बहुत सारे सांसद भी मिलने आए, बाहर को भी देख रहा था क्या हो रहा है। सरकार के मंत्री भी आए मुझे मनाने के लिए, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मनाने की बजाय धर्मेंद्र प्रधान जी को मनाइए कि वो इस्तीफा देगा, क्योंकि वार्ता तभी शुरू होगी जब इस्तीफा हो जाएगा। ये पहली बार है कि मैं इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था अकेले बैठ के। ये भी ऐतिहासिक है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं होगा कि मैं अकेला बैठ के आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, आंदोलन से आके यहाँ क्यों, जब आंदोलन हो रहा था तो यहाँ क्यों बैठे हम लोग। तो उसका कारण है कि कल जो हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों ने ना देखा, मगर मैंने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल जो हुआ है वो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। जब आपके साथ अन्याय होता तो आप कहाँ जाते, पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जब अन्याय करने वाली सरकार हो तो जो नहीं सुन रहा सरकार का व्यक्ति, उससे बड़े व्यक्ति की तरफ हम लोग मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करते हैं। और जब सरकारी दमन करने लग जाए तो आप कहां जाते हैं, सरकार दमन पर उतर आए कोर्ट में। और जब राज्य के कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, तो हम कहां जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ये कह दें कि हम पे अन्याय देखने का समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। जब हम पे अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और जब कोर्ट जो है, जैसे मेरे साथ कई बार उलझन होती तो मैं कहता हूं कि मैं आपको पार्लियामेंट में देख लूंगा, मेरा प्रिविलेज है, मैं जाके जो है दूंगा भी, मैंने दिया भी है किसी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दें कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ, कल निराशा हुई ये सुन के कि हम पे समय नहीं है वीडियो देखने का। हम कहाँ जाएं, वो बच्चियाँ कहाँ जाए, वो बच्चे कहाँ जाएं, उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़ें, अमेरिका की कोर्ट में या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट में कहाँ जाएं, या रूस। तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति, जहां इंटरनेट नहीं है, वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते हैं। जब हम पे कोई बहुत मुसीबत आती तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती। और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि ये आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि
जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूँ न कभी भविष्य में हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, अगर हम हिंसा के रास्ते पर जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियाँ भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहाँ से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं है किसी को सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। ये वो बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कल देश का भविष्य होते, जिन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया सरकार की नाकाम पॉलिसी की वजह से। मैं आज की जो प्रेस है वो इन्हीं से शुरू करूंगा, इनको श्रद्धांजलि देते। अगर सरकार की पॉलिसियां नाकाम नहीं होती तो आज ये बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य हैं कल का, वो हमारे बीच में। मैंने दुनिया के इतिहास का अध्ययन किया है अपने इस जीवन में। एक व्यक्ति का जीवन भी कीमती होता है। कोरोना जैसे काल में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने कुचल दिया तो पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ 20-21 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और हम सब मिलकर ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। प्यारे साथियों, मैं प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूर्व एमपी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूरे उत्तर प्रदेश में लंबे समय जिन्होंने काम किया, आमिर आलम जी हैं, हमारी पार्टी के नेशनल लीडर हिमांशु जी हैं, भाई रविंद्र भाटी जी हैं, भाई सतपाल चौधरी जी, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बालक राम जी। मेरे आज भी याद है कि जिस प्रोटेस्ट को दिल्ली में शुरू किया गया जंतर मंतर पे, वो जो विषय हैं उनको ऑलरेडी हम लोग अपने सत्ता परिवर्तन यात्रा और मैनिफेस्टो में हमने उनको रखा है। मैं उसकी कॉपी आपके सामने इसलिए वो कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। इसमें नीट के पेपर लीक से लेके वो सारे इशू हैं जब ये प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, जिन विषयों को लेके ये आंदोलन चल रहा है। तो हम अपने इस काम को लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारे जहन में, हमारे आंदोलन में लंबे समय से। लेकिन जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो लोगों की निगाह होती है कि इस आंदोलन से कौन जुड़ेगा, कौन इस आंदोलन को शक्ति देगा। और ये भी मेरा अनुभव है कि जब तक राजनीतिक लोग किसी आंदोलन में नहीं जुड़ते तो मीडिया उसको उस तरह का अवसर नहीं देती अपनी बात को रखने का। तो हम लोग इस आंदोलन से इसलिए जुड़े कि दिल्ली के हमारे साथियों ने कहा कि कुछ बच्चे और सोनम जी जो हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि वो हमारी पार्टी से हैं या नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की जान कीमती है और अन्याय का वो सामना कर रहे हैं और सही विषय पे लड़ रहे हैं, तो आपको उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। और जैसी मार्मिक वीडियो उनकी आई थी, आपको याद होगा, आई थिंक वो 12वां-13वां दिन था, तो हर व्यक्ति ये कह रहा था कि इनका अनशन खत्म होना चाहिए।
उस आंदोलन के मंच से जुड़े लोग मेरे पास आए कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा मैं 15 तारीख को आपके आंदोलन में आऊँगा, और मैंने एक ही बात उनसे की कि भाई आप अपना अनशन त्याग दो। उन्होंने मुझसे कहा कि अनशन त्याग देंगे अगर 20 तारीख का प्रोटेस्ट सफल हो जाए। तो मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कितने लोग चाहिए आप बता दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक आपको लोग ही लोग मिलेंगे। फिर मैं चला आया, 18 तारीख को एक कार्यक्रम में गया मुंबई। तो खबर आई रात में, दिल्ली के हमारे जो सीनियर लीडर हैं कि साहब आज प्रोटेस्ट शायद उठ जाए। जो मंच है उन्होंने डिमांड किया कि भैया आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा रुक जाए और हमारा 20 का कार्यक्रम सफल हो जाए। तब सोनम भाई को उस दिन सुबह के समय जो है पुलिस ने वहां से उठा लिया था। तो मैं सीधा आया एयरपोर्ट से और जंतर मंतर गया, घर नहीं गया। 2 बजे से, रात के 2 बजे से, और सुबह 6:45 बजे तक वहां रहा कि अगर कोई भी बात होती है तो कल ये ना कहूं औरों की तरह कि मैं सो गया था, मेरी जानकारी में नहीं था कि इतना बड़ा अन्याय हो गया है। इसलिए मैं वहीं रहा और फिर वहाँ से चुपचाप चला आया। जब दिन निकल गया और लगा कि अब कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बनी, और मैं इनको ये भी बता के आया कि 19 तारीख को कोई आपको उठा नहीं पाए, क्योंकि इतने लोग आ जाएंगे कि फिर इस प्रोटेस्ट को कोई हिला नहीं पाए। प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद शिक्षा को लेकर आंदोलन हुआ, और ये जो आंदोलन था ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था। और युवा क्या है, वो इस देश की रीढ़ है। तो ये मात्र पेपर लीक का विषय नहीं है। पेपर लीक जब होता है तो वो सीधा हमला होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अवसर की समता का अधिकार मिला, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। हमारा पूरा आंदोलन भीम आर्मी से शुरू हुआ हो या आजाद समाज पार्टी का, वो शिक्षा के आसपास है हमारी पाठशालाओं को, कि हमने पाठशाला खोल के शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। तो जब सीधा हमला संविधान पे होगा तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे, चाहे कोई बुलाए ना बुलाए। हुआ भी ऐसा ही, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पेपर लीक संविधान पे हमला है तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह, इसमें 10 साल की सजा पर्याप्त नहीं है। मैंने ये भी अपनी तख्ती में रखा था कि इसमें उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए और उसमें बेल भी ना। कई ऐसे मौकों का और कितनी ऐसी आपने धाराएं बनाई, लेकिन जो पेपर लीक देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, सुसाइड करा रहा है, उस पर आपने जो है 10 साल की सजा। तो इस पर भी ऐसा ठोस कानून बने कि कोई इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। प्यारे साथियों, 20 तारीख को जो हुआ ये आपने और मैंने देखा। मैं तो मौके पे मौजूद था। 11 बजे हाउस चला, 10 मिनट बाद अर्जन हो गया। हम हाउस में नारा लगाते रहे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अध्यक्ष जी ने कहा कि क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, मगर क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन ये था, जो हाउस का जो बजट बिजनेस था उससे ज़्यादा, कि बच्चे सड़क पे थे। तो हमने अध्यक्ष जी से भी कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इस पर चर्चा हो, लेकिन हाउस अर्जन हो गया और मुझे बताया गया मेरे साथी द्वारा कि बच्चे सड़क पे चले आए। यहाँ मैं ये भी जानकारी आपको दे दूँ, आप कंफर्म कर लेना कि मैंने मंच से कहा था कि बहुत बच्चे आएंगे, शायद इतिहास में पहले कभी इस तरह के प्रोटेस्ट ना हुए हों। इनको जाने मत देना इस प्रांगण से बाहर।